स्टूडेंट्स, 10th क्लास के बच्चों के लिए मैं एक नई सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें मैथ्स के सारे चैप्टर्स आपको दोपहर 12 बजे एक एक चैप्टर एक एक दिन पे मिलेगा। आप आराम से इसको रिवीजन कर सकते हो। इसमें पूरी एनसीईआरटी मैंने कवर की है। अगर इतना भी पढ़ लोगे तो बड़े आराम से आउट ऑफ 80 65 टू 72 मार्क्स आपको मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे ये मार्क्स। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और हर एक दिन एक चैप्टर फिनिश करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर से। हमारा फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। राइट, अब रियल नंबर का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है इसके बारे में देखते हैं। तो रियल नंबर के क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है? देखो, रियल नंबर में रैशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल होते हैं। रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। राइट, रैशनल नंबर कौन से थे? रैशनल नंबर थे जिसको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। राइट, इरेशनल जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ सकते, पहली चीज जो रूट के अंदर रहते हैं और सॉल्व नहीं होते। राइट, जैसे √3 √5, ये क्या थे? इरेशनल। अब अगर तो क्यू वन है तो इंटीजर्स हो जाएंगे। राइट, या पी बाई क्यू सॉल्व हो रहा है, राइट, तो इंटीजर्स हो जाएंगे। बट अगर ये इस तरह से है 1/2 1/3 5/7, है ना, जो डेसिमल में आगे जाके आएंगे उनको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। राइट, वहीं पर 3/1 या फिर 6/2, ये क्या है? ये सारे इंटीजर्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सॉल्व हो जाएंगे। राइट ना, सिर्फ न्यूमरेटर के फॉर्म में भी हम इनको लिख सकते हैं। देन इंटीजर में निगेटिव होते हैं और होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर्स में जीरो और सारे नेचुरल नंबर्स सारे आते हैं। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। राइट, होल नंबर्स को हम लोग नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। राइट, और अगर निगेटिव इंटीजर्स में हम जीरो ऐड कर दें, यानी 0 -1 -2 -3, इस तरह से कंटिन्यू करें, तो इसको हम नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। ये याद रखिएगा। नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव में नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव में जीरो इंक्लूडेड होता है। राइट, बट पॉजिटिव इंटीजर्स या निगेटिव इंटीजर्स में जीरो नहीं होता। ठीक है, इसलिए होल नंबर में ये एक अलग से जीरो है। और नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। राइट, अब पहली जो थ्योरम आती है, तुम सब लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये पता है। राइट, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं या वन से डिवाइड होते हैं। जैसे 2 3 7 11, ये क्या है? 5, बीच में देखो 5 मिस हो गया, 5। ये किसी और से डिवाइड नहीं होते, या तो 5 से डिवाइड नहीं होंगे यानी खुद से, या फिर 1 से। राइट, इनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ये कैसे नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स। अब जो नंबर प्राइम नहीं है वो क्या है? कंपोजिट नंबर। लेकिन वन वन जो है ना प्राइम में आएगा ना कंपोजिट में आएगा। राइट, ओके, इतना क्लियर है? ठीक। इसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को, जैसे अगर यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है 36, ठीक, तो 36 को इसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। राइट, जैसे 36 से फैक्टर करो तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? 2। 2 से डिवाइड होगा? यस होगा। कितनी बार होगा? 18 टाइम्स। फिर अगेन 2 डिवाइड होगा? यस होगा। कितनी टाइम्स? 9। फिर अब 2 से तो नहीं होगा बट 3 से होगा। अगेन 3 से होगा। राइट, तो हम ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं? 36 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3। तो इसको हम और भी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? 36 इज इक्वल टू 2 to the power 2 × 3 to the power 2। राइट, ये क्या है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें हम 3 to the power 2 को आगे लिख सकते हैं, 2 to the power 3 को पीछे लिख सकते हैं, या 2 to the power 2 को आगे लिख सकते हैं, 3 to the power 2 को पीछे लिख सकते हैं। इनको आगे पीछे तो कर सकते हैं, लेकिन इन दो प्राइम नंबर्स के अलावा और कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा इसमें। राइट, तो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो ये 36 का जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, 2 आगे आ सकता है, 3 पीछे जा सकता है, बट ये 2 और 3 का एक यूनिक प्रोडक्ट बनेगा। राइट, समझ में आया ना? इतना क्लियर है? ठीक, सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट द
ऑर्डर, राइट। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि फंडामेंटल थ्योरम होती क्या है। ठीक है, देन नेक्स्ट। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी एक दो नंबर में। कंसीडर द नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, राइट। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विथ द डिजिट 0, राइट। अब देखो n क्या है, n है नेचुरल नंबर, ठीक है ना। n क्या है, n है कोई भी नेचुरल नंबर। तो इन्होंने क्या दिया है, कंसीडर दैट एनी नंबर 4n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। अब n अपना कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। चेक वेदर एनी फॉर एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। अब n, देखो जीरो लाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें 2 चाहिए और 5 चाहिए, राइट। हमें 2 चाहिए और 5 चाहिए। तो 4n के फैक्टर्स में 2 तो ऑलरेडी है या नहीं, 2 तो ऑलरेडी है। हाँ, अब अगर n की वैल्यू 5 होती है, n की वैल्यू 10 होती है, n की वैल्यू 15 होती है, मतलब 5 के टेबल्स के फॉर्म में, राइट। यानी n का एक फैक्टर 5 आ रहा है, ठीक है ना। अगर n का एक फैक्टर 5 आ रहा है, ठीक, तो इसकी यूनिट डिजिट 0 हो सकती है। जैसे अगर मैं 4 into 5 करूं, तो यूनिट डिजिट क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। चेक वेदर दैट एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4n एंड्स विद मतलब यूनिट डिजिट 0 होना। तो यस, ये हो सकती है। इफ n हैज अ फैक्टर 5, देन 4n कैन हैव अ एंड डिजिट 0, राइट। समझ में आया, इतना क्लियर है, ठीक। ओके, ओके, नाउ चेक वेदर 6n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है ना। तो एनी नेचुरल नंबर मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के लिए नहीं हो सकता, केवल उन नेचुरल नंबर्स के लिए जिनमें n की वैल्यू लास्ट में 0 है तो हो सकती है। बट फॉर एनी नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। समझ में आया या नहीं, ठीक। तो फॉर एनी नेचुरल नंबर्स के लिए 4n भी 0 नहीं होगा, राइट। केवल उन नंबर्स के लिए होगा जहां पर n में का एक फैक्टर 5 आ जाए, राइट। समझ में आया ना, इज दैट क्लियर। ओके, देन नेक्स्ट है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने अभी बताया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तो हमें 6 के प्राइम फैक्टर लिखने हैं, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 2, ठीक है। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 into 5, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 into 5, राइट। एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाता है कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। याद रखना, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर विद लीस्ट पावर। और एलसीएम क्या होता है, ऑल फैक्टर्स, जितने भी कॉमन फैक्टर हैं, 2 नंबर में 3 नंबर में जितने भी कॉमन फैक्टर हैं, सो ऑल फैक्टर विद ग्रेटेस्ट पावर या मैक्स पावर, राइट। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है, 2, लीस्ट पावर क्या है, 1। तो एचसीएफ कितना हो गया, 1, राइट। एलसीएम में सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर है, 2 है, 3 है, 5 है। मैक्सिमम पावर आएगी, मैक्सिमम पावर 2 की पावर यहाँ पे क्या है, 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। क्लियर है, राइट। सेम एक ये एग्जांपल दिया है मैंने, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। इसको करो और करके जो भी आंसर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे भेजो, राइट। सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर भेजो, राइट। नेक्स्ट, अब देखो, यहाँ पर 3 नंबर्स का दिया है। मैंने इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया हुआ है, राइट। यहाँ पर 3 नंबर्स का दिया हुआ है, 672 और 120। हमें इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। तो देखो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं। 6 के क्या होते हैं, 2 into 3। 72 के क्या होते हैं, 2 to the power 3 into 3 to the power 2। सॉल्व करके देखना ही आएगा आंसर। 120 के क्या होते हैं, 2 to the power 3 into 3 into 5, राइट। अब एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर। कॉमन फैक्टर क्या है, 2 3 2 3 2 3, सो कॉमन फैक्टर हो गया 2 3। लीस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 into 3 यानी 6। इज दैट क्लियर। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा ऑल फैक्टर्स विद ग्रेटेस्ट पावर। तो ऑल फैक्टर्स 2 3 2 3 एंड 5। तो 2 3 5 ऑल फैक्टर्स हो गए। ग्रेटेस्ट पावर, 2 की पावर हाईएस्ट क्या है, 3, 3 की पावर हाईएस्ट क्या है, 2,
5 की पावर हाईएस्ट क्या है 1, तो कितना आ गया आंसर 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 1, यानी 360। क्लियर है? राइट। अब देखो मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है ना? ये तुम्हारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, 12, 15 एंड 21। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 4 यानी 2 to the power 2 इंटू 3, 15, 15 यानी 3 इंटू 5, 21, 21 यानी 3 इंटू 7। राइट। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर लीस्ट पावर 3 to the power 1, ये क्या हो गया एचसीएफ। एलसीएम क्या हो जाएगा, ऑल फैक्टर्स यानी 2, 3, 5, 7, ऑल फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 की हाईएस्ट पावर 1, 5 की 1 और 7 की 1। राइट। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? ओके। देन ये जो नंबर 2 और नंबर 3, इनको फटाफट सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ क्या है। ओके। देन गिवन दैट एचसीएफ, अब देखो इस टाइप के सम भी आते हैं, ठीक है? तो अगर 2 डिजिट दिए हो तो हमें ये पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू, जो भी नंबर दिए हुए हैं, नंबर 1 इंटू नंबर 2, यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम हमें निकालना है। नंबर्स क्या है 306 इंटू 657। राइट। तो एलसीएम यहां से कितना आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। ठीक है। अब देखो 9 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी याद है तुम लोगों को? ठीक है। नंबर को, डिजिट्स को ऐड करो, अगर तो 9 या 9 का मल्टीपल आ रहा है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो 6 और 3 9, तो ये 306 ही 9 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करो और आंसर निकालो, फटाफट आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में यस। देन एक्सप्लेन वाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जहां पर भी दिए जाएंगे, वहां पर प्लस के बाद का जो नंबर है और जो ये फैक्टर्स दिए हैं, इनमें कोई एक नंबर कॉमन आ रहा होगा। ठीक है ना? इनमें अब कंपोजिट नंबर्स है, कंपोजिट नंबर है मतलब प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है मतलब कि इसके उस नंबर और एक के अलावा भी फैक्टर्स होने चाहिए। राइट। कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि वो नंबर और 1, इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं। राइट। तो एक्सप्लेन वाई, तो एक काम करो ना, देखो यहाँ पर 13 दिखाई दे रहा है, राइट? ये दिख रहा है, ये भी 13 है। तो अगर हम 13 को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा 7 इंटू 11 और +1। ठीक। 7 इंटू 11 कितना हो गया 77 और +1 78। तो ये कितना हो गया 13 इंटू 78। तो ये भी जो भी फैक्टर है, जो भी नंबर है, इसके दो फैक्टर्स तो हमको सामने ही दिख गए, एक 13 और एक 78। राइट। तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, मतलब वो नंबर और 1 के अलावा भी फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। ठीक। सेम ऐसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हम 5 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो 5 को कॉमन ले लेंगे तो एक फैक्टर 5 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ है दूसरा फैक्टर वो हो जाएगा। राइट। ओके। अब ये सेम ऐसा ही नंबर देखो, ये सेम ना जो ये क्वेश्चन है ये एनसीआर में 24 में 2024 में बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ये देखो 5 इंटू 11 इंटू 17 +3 इंटू 11, यहाँ पर भी 11 दिख रहा है पहले पार्ट में, और प्लस के बाद दूसरे पार्ट में भी 11 दिख रहा है। तो 11 को ले लो कॉमन, तो 5 इंटू 17 +3, 5 इंटू 17 है, मैंने 13 लिख दिया, 5 इंटू 17 +3। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करो। 17 का टेबल याद है, भूल गए? ये हो गया 85 +3। राइट। सो 11 इंटू 88। एक फैक्टर तो 11 है, दूसरा 88 है। अब देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 इंटू 8 इंटू 11, कितने फैक्टर्स आ रहे हैं, राइट ना? तो जहां मोर देन 2 हो गए नंबर और 1 के अलावा और भी फैक्टर्स आ गए, इसका मतलब वो नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर है। राइट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है सबको। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसके बाद ही कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो एक चीज याद रखो कि एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। एचसीएफ मल्टीपल, एचसीएफ फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना? एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन, और ये एफ मतलब फैक्टर। ठीक।
तो किसी भी नंबर का फैक्टर या तो उस नंबर के बराबर हो सकता है या उस नंबर से छोटा हो सकता है, कभी भी फैक्टर उस नंबर से बड़ा नहीं होगा। और एलसीएम क्या है? एलसीएम है मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है? या तो वो नंबर के बराबर होगा या वो नंबर से बड़ा होगा। राइट? तो इतना याद रखना है। ठीक है। ओके। और एलसीएम का डिफरेंस समझ में आया? एक फैक्टर है, एक मल्टीपल है। एलसीएम हमेशा नंबर के बराबर या उससे बड़ा होगा। एचसीएफ जो है फैक्टर, वो या तो नंबर के बराबर या उससे छोटा होगा। तो अब हमें अगर सब में ये समझ में आ जाता है कि जो हमसे नंबर पूछा गया है वो गिवन नंबर से बड़ा है या छोटा, तो हमें समझ में आ जाएगा कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। जैसे कि अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स। राइट? तो ये है सोनिया और ये है रवि। इसको यहाँ 18 मिनट्स लग रहे हैं और रवि को यहाँ 12 मिनट्स लग रहे हैं कवर करने में। ठीक है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट। अब देखो, जो भी नंबर आएगा, जो भी मिनट्स, जो भी टाइम आएगा, वो ऑब्वियसली 18 और 12 से तो ज्यादा होगा। राइट? और अगर 18 और 12 से हमें जो आंसर चाहिए वो अगर 18 और 12 से ज्यादा है तो हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या निकालना है? बेसिकली एलसीएम निकालना है। किसका? 12 और 18 का। समझ में आया कैसे करेंगे? इज दैट क्लियर? राइट? तो फटाफट से आंसर निकालो और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ मुझे क्या है इस सम का। ठीक। नाउ, इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश, मतलब फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश के टीचर्स हैं, और वो 48, 80 और 144 है। ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द same number of teachers are seated and all of them are of same subject। ठीक है। अब देखो, हमें ये इतना सोच के देखो कि जितने भी टीचर्स हैं, अब अगर हम एक रूम में एक एक टीचर ही बैठाएंगे ना, तो उन टीचर्स का नंबर, अगर हम उन सारे रूम्स में एक एक टीचर, तो जितना ये डिजिट्स है ना, इन सबके बराबर ही जाएगा। दो दो बैठाएंगे तो रिक्वायर्ड नंबर कम आएगा, तीन तीन बैठाएंगे तो और कम आएगा। तो हमें करना क्या है? हमें निकालना है इसका एचसीएफ। राइट? कम डिजिट निकालनी है, मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। किसका? 48 का, 80 का और 144 का। ठीक है। राइट? तो 48 यानी 8 इंटू 6। राइट? 8 इंटू 6 लिख सकते हैं ना, या फिर 16 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। 16 क्या है? 2 टू द पावर 4 इंटू 3। 80, 80 क्या है? 16 5 जा 80 होता है। राइट? क्लियर है ना? अच्छा, 16 5 जा तो 16 क्या है? 16 है 2 टू द पावर 4 इंटू 5। अब देखो 144, 144 क्या होता है? 144 होता है 12 इंटू 12। 12 इंटू 12 यानी 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3। 4 4 जा कितना हो गया? 16। 3 3 जा 9। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 9, यानी 3 टू द पावर 2। 9 को हम 3 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी 9 लिख के छोड़ दिया है। ठीक है। क्यों 9 लिख के छोड़ा है अभी ये भी बताऊंगी मैं। ठीक। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ आ गया 2 टू द पावर 4। ठीक। एचसीएफ कितना आ गया? 2 टू द पावर 4। और हमें निकालने हैं रिक्वायर्ड रूम्स। तो रूम्स कैसे आएंगे? रूम्स के लिए देखो, 48 टीचर, 2 टू द पावर 4 एक रूम में। 80 टीचर, प्लस करना है, प्लस, मल्टीप्लाई नहीं, प्लस। 80 टीचर, 2 टू द पावर 4 एक रूम में। 144 टीचर, 2 टू द पावर 4 एक रूम में। तो यहाँ पे हम 2 टू द पावर 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 3, ये बचेगा 5 और ये बचेगा 9। ठीक है ना? अब इसको ऐड कर लो, आपका आंसर आ गया। राइट? क्लियर है? समझ में आया? ठीक। हमने क्या किया? इनका एचसीएफ निकाला और एचसीएफ से डिजायर्ड नंबर को डिवाइड कर दिया। सबके अलग अलग कितने कितने रूम चाहिए आ जाएगा। राइट? अब देखो यहाँ पर एक और सम दिया हुआ है। ये क्या है यहाँ पर? टू टैंक्स कंटेन 504 लीटर और 735 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर द मिल्क इन ईदर ऑफ द टैंक। इन नहीं होगा, इन ईदर ऑफ टैंक। अच्छा, अब देखो, हमें जो कैपेसिटी, मतलब आपको एक बड़ा सा कंटेनर चाहिए जिससे कि हम इनके इक्वल एग्जैक्ट
मेजर हम निकाल सकें ये दोनों अलग अलग टैंक्स में जो भी मिल्क है उसका, तो जो कैपेसिटी, जो हमारा जो भी वेसल से हम निकालने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उस वेसल की कैपेसिटी इन दोनों से छोटी होगी, राइट। तो जब छोटे डिजिट निकालनी है तो हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकाल लो, 504 और 735 का। जो भी एचसीएफ, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी, तो हमें केवल कंटेनर की कैपेसिटी निकालनी है, हमें ये नहीं निकालना कि हमें कितनी बार मिल्क निकालना पड़ा, वो नहीं निकालना है। सिर्फ कैपेसिटी यानी सिर्फ एचसीएफ निकालना है। अगर ये बोलते कि उस वेसल से हमने कितनी बार मिल्क को निकाला या कितनी बार मिल्क को मेजर किया, तो फिर हमें क्या करना पड़ता, 504 और 735 दोनों में हमें एचसीएफ से डिवाइड करना पड़ता। बट इस केस में कोई जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, डायरेक्ट एचसीएफ निकालो, हो गया, आ जाएगा आंसर, राइट। तो फटाफट से इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ, ठीक है। 504 एंड 735 एचसीएफ निकालो, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो दोनों के, ठीक है। 504 का भी प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और 735 का भी करो। अब 504 9 से डिविजिबल होगा, कैसे पता मेरे को, कैसे पता भाई मेरे को, क्योंकि 5 + 4 सम करो 9 आ रहा है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे, अरे 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, तो क्यों बड़ा काम करना, फटाफट छोटे में निपटाते हैं इसको। तो 9 5 जा 45, राइट, ठीक है ना, आ जाएगा। और 9 6 जा 54, राइट, आ जाएगा ना। अच्छा, आप, ये तो आ गया। आप 56 किससे डिवाइड होगा बताओ जरा, याद है किसी को? 56 किससे डिवाइड होगा भाई, हाफ करके देख लो ना। 50 का हाफ कितना हुआ, 25, और 3 हो गया 28, ठीक है ना। तो ये 2 से डिविजिबल है, करो 2 से ही कर लेते हैं, ये हो गया 28। फिर 2 से कर लेते हैं, ये हो गया 14। फिर 2 से कर लेते हैं, ये हो गया 7। फिर 7, ये हो गया 1। तो 504 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3, 3 to the power 2, 7 to the power 1, राइट। अब 735 5 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, राइट। तो 5 से कर लेते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। तो 5 1 जा 5, कितना बचा 2, 5 4 जा 20, कितना बचा 3, और ये आ गया 7। आप ढूंढ के निकालो कि ये 147 किससे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये भाई देखो, ये किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये 12, ये 3 से डिविजिबल है, कैसे, 7 और 1 8, 8 और 4 12, यानी 3 से डिविजिबल है। तो कर दो 3 से डिवाइड, ठीक है। 3 4 जा 12, बचेगा 2, और ये हो गया 9। अब ये तो देखो 7 का स्क्वायर आ गया भाई, ठीक है, ये आ गया 7 का स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 7 का स्क्वायर। अब कॉमन नंबर क्या है दोनों में, कॉमन नंबर क्या है 7, लीस्ट पावर क्या है 1। तो जो कंटेनर होगा उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 7 लीटर, राइट, समझ में आया, इज दैट क्लियर? ओके, तो आ गया फिर, इसका आंसर आ गया, राइट, इज दैट क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट, 3 पीस ऑफ टिम्बर्स 42 मीटर, 49 मीटर, 56 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ सेम लेंथ। मतलब एक बड़ा सा टिम्बर है, उसको छोटे 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 पीस करने हैं, बट सेम लेंथ के होने चाहिए सारे के सारे, राइट। तो अब हमें जो नंबर निकालना है वो क्या है, छोटा नंबर है। जहां पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम ऐसे वाले डिजिट दिख रहे हो ना, ऐसे वाले नंबर दिख रहे हो, तो वहां पर भी समझ जाओ कि एचसीएफ निकालना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 42 49 56। अब देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। ये सारे के सारे 7 से डिविजिबल है, राइट। 42 क्या है, 7 का से डिवाइड करो, राइट। अभी 49 क्या है, 7 × 7। और 56 क्या है, 7 × 8, ठीक है ना। इसको हम 3 और 2 भी लिख सकते हैं, इसको हम 2 to the power 3 भी लिख सकते हैं, बट कॉमन तो केवल 7 ही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 7 मीटर। डिजिट्स जरूर लिखना, डिजिट लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स जाएंगे फिर। अब भाई ये क्वेश्चन देखो, ये तो फिक्स्ड है कि ये तो आना ही आना है, ठीक है। √2 इज इरेशनल, 5 - √3 इज इरेशनल, इस टाइप का एक सम तो आउट है पेपर में कि आएगा ही आएगा, इसके लिए प्रिपेयर रहो। अच्छा, इसके लिए मैंने ना स्टेप वाइज देखो ये सॉल्यूशन दिया आपको, इसको एज इट इज याद कर लो, ठीक है। इसके स्टेप्स याद कर लो कि ऐसे ही लिखना है। याद रखो कहाँ इंटीजर लिखना है हमको, ठीक ठीक है, कहाँ को प्राइम लिखना है,
इनको अच्छा को प्राइम होता क्या है ये बताओ जरा। को प्राइम कौन से नंबर, जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन वन। जैसे जैसे 7 और 8 को प्राइम्स हैं, 5 और 8 को प्राइम्स हैं। 8 प्राइम नहीं है, लेकिन 5 और 8 को प्राइम है, राइट। क्यों 5 और 8 को प्राइम है? 8 और 9 दोनों में से कोई प्राइम नहीं है, लेकिन 8 और 9 को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, राइट। तो इनको हम को प्राइम्स बोलेंगे। जरूरी नहीं है कि को प्राइम्स केवल प्राइम नंबर ही हो, ठीक है ना। वो दो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड को प्राइम, राइट। अब देखो, सबसे पहला स्टेप, लेट अस एज्यूम कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्रेरी, हम एज्यूम कर लेते हैं कि रूट टू इरेशनल है। हमने मान लिया भाई कि रूट टू इरेशनल, इरेशनल नहीं है, सॉरी, रूट टू इरेशनल नहीं है। हमने मान लिया कि रूट टू रैशनल है। अब अगर रूट टू रैशनल है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको हम ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। बी जीरो नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज कि ए और बी कैसे हो जाएंगे? ए और बी हो जाएंगे को प्राइम नंबर्स। तो ये हो गया स्टेप 2। सो अब देखो, बी को वहां पर ले जाके रूट टू में मल्टीप्लाई कर लो, तो बी रूट टू इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर, ठीक। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? इनको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एंड रीअरेंज, ठीक। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रूट टू का तो 2 हो जाएगा, और बी का बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर। अरे, 2b² इज इक्वल टू तो ए स्क्वायर आ गया, मतलब ए स्क्वायर का एक फैक्टर 2 हो गया। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर बाई 2 है। अब बी तो था हमारा क्या, कोप्राइम भी है और साथ में इंटीजर भी है। तो अब क्या हुआ? इसका मतलब ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे? थर्ड स्टेप में देखो, 2b² इज ए स्क्वायर, देयर फोर 2 इज डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। 2 जो है वो हमारा ए स्क्वायर से डिवाइड होगा। इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स ए। तो 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और 2 ए को भी डिवाइड करेगा, राइट। सो वी कैन राइट, अब देखो, अगर ए 2 से डिवाइड हो रहा है मतलब ए इवन नंबर है। अगर ए इवन नंबर है तो हम ए को इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। हम ए को इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। तो ये है हमारा थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप। सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 2c, और इसको लेके हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें? ये जो इक्वेशन लिखी थी ना मैंने, 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारा पांचवा स्टेप, राइट। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो देखो क्या था, 2b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर था। ए की जगह पे मैं रख दूं 2c, तो 2b² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। 2c का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4c²। तो इस 2 को लाके यहाँ डिवाइड कर दो, तो b², ये 2 को वहीं रहने दो, 4 को यहाँ ले आते हैं, ठीक। तो ये हो गया 2 2 जा 4, लो अब तो ये b²/2b आ गया। मतलब 2b² को भी डिवाइड करेगा, मतलब 2b को भी डिवाइड करेगा, राइट। दिस मीन्स दैट 2 डिवाइड्स b², सो 2 डिवाइड्स b, ठीक है। देयरफॉर सिक्स्थ स्टेप, देयरफॉर कि हमने जो माना था दैट ए और बी का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ए और बी को प्राइम है, यहाँ पे तो ए और बी का एक फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर 2। देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। हमने तो माना था कोई नहीं होगा, पर यहाँ तो आ गया एक फैक्टर। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि जो हमने पहले कंडीशन मानी कि रूट टू रैशनल है, वो ही पॉसिबल नहीं है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज अराइज बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट एजम्पशन दैट रूट टू रैशनल। ये है अपना सेवेंथ स्टेप। सो रूट टू इज इरेशनल, ठीक है। ये सारा स्टेप बाय स्टेप याद रखना, ठीक है ना, भूलना नहीं इसको। ओके। अच्छा, दूसरा सम किस टाइप का बनता है? दूसरा सम ऐसे बनता है, शो 5√3, लो √3 गायब हो गया यहाँ से, इसका भी √2 गायब हो गया और इसका भी √3 गायब हो गया। शो 5 माइनस √3 इज इरेशनल। अच्छा, अगर ये इरेशनल है तो लेट अस अज्यूम, कर लेते हैं अज्यूम क्या, कि 5 माइनस √3 रैशनल है,
राइट। अब अगर 5 - √3 रेशनल है तो हम इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ ए और बी का कॉमन फैक्टर नहीं है, ए एंड बी आर इंटीजर्स, और इनका ये को प्राइम इंटीजर्स है, को प्राइम है और इंटीजर्स है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो 5 अब देखो, ए अपॉन बी को इधर ले आओ, √3 को दूसरी साइड ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 5 - a अपॉन बी। तो हम इसको लिख सकते हैं 5b - a अपॉन बी इज इक्वल टू √3। अब बी और ए तो अपने इंटीजर्स थे, राइट, हमने तो इनको इंटीजर्स लिया हुआ था, ठीक है। तो अगर बी और ए इंटीजर्स हैं तो न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये तो रैशनल हो गया। दैट मीन्स 5b - a अपॉन बी इज रैशनल, बट √3 इज, हमें पता है कि √3 तो इरेशनल है, बट √3 इज इरेशनल, राइट। सो अगेन कॉन्ट्रडिक्शन होगा, and due to this contradiction has arise because of our incorrect assumption। कौन सा incorrect assumption? that 5 - √3 is rational। यहाँ पे तुम्हें √3 को irrational प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम मानते हैं कि √3 irrational है, ठीक है ना, हो जाएगा सॉल्व, राइट। ओके, देन लो फिर से √3 चला गया। ओके, सो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पेज पेज देखते हैं। देखो, ये कुछ मैंने 25 के क्वेश्चंस इसमें ऐड ऑन किए हुए हैं, ठीक है। इफ HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी इज 1। अब अगर HCF 1 है, देन देयर एलसीएम इज, तो एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। तो अगर HCF 1 है तो हमको क्या पता था कि HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू मल्टी प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी ए इंटू बी। HCF हो गया 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। कहाँ है ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन, राइट। नंबर 3 + √2 इज एन इरेशनल assertion एंड रीजनिंग दिया हुआ है फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स a एंड b। द HCF ऑफ a एंड b इज अ फैक्टर ऑफ, HCF ऑफ a एंड b इज अ फैक्टर ऑफ LCM ऑफ a एंड b। अच्छा, HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स डिवाइड्स बोथ द नंबर। अब देखो ये तो सही है, ठीक है, दूसरा वाला तो सही है। पहले वाले में क्या बोला गया है, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर्स ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये भी करेक्ट है, ठीक है। कैसे करेक्ट है ये, देखो, अगर हमने नंबर्स लिए हुए हैं, कोई भी नंबर्स लिए हैं जिनके फैक्टर है 2 to the power 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, दूसरा है 2 इंटू 5, तीसरा है 2 इंटू 11। अब एचसीएफ क्या होता है, कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर। तो अगर हम कॉमन नंबर विद लीस्ट पावर निकाल लेते हैं तो 2 to the power 1 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, ऑल नंबर्स, तो ऑल नंबर्स में 2 भी तो ऐसा फैक्टर आएगा ना विद हाईएस्ट पावर, तो इसका मतलब 2 to the power 1 2 to the power 3 का भी तो फैक्टर होगा ना। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। तो ये दोनों ही ट्रू है, राइट, ये दोनों नंबर्स ट्रू हो जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट। ओके, सो इतना ही था लास्ट में। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, ये तो आप लोग कर सकते हैं, राइट। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, ये हो जाएगा, अभी मैंने बताया कैसे करना है। अब देखो एक और क्वेश्चन आया था ये फैक्टर ट्री वाला, द फैक्टर ट्री ऑफ अ नंबर एक्स शोन। देखो ये इस तरह का दिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, 25 में आया है ये, ठीक है। अब 35, 5 इंटू बी, तो 5 7 का होता है 35, यहाँ पे आ गया 35 70। फिर 2 1, तो 2 1 में 70 से डिवाइड करो, फिर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये भी हो गया। देन 2 इंटू 2 1 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 0 2 4, ये भी आ गई। अब y इंटू 2 कितना हो जाएगा x, तो 420 इंटू 2 यानी 840, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 840। तो x y a b सबकी वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y a एंड b, हमने सारी सारी वैल्यूज निकाल ली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये n माइनस है, एचसीएफ निकालना है, उसकी वैल्यू m होगी, एलसीएम निकालना है, वैल्यू n होगी, और 7 n - 7m की वैल्यू निकालनी, ठीक है। फटाफट इसका आंसर बताओ क्या आएगा, 2025 का क्वेश्चन है ये। देन इफ -1n +-1 इंटू 8 इज इक्वल टू 0, देन n इज,
तो देखो -1 × 8 तो -8 हो गया, ठीक है ना, -1 × 8 तो ये तो हो गया -8। अच्छा, -8 के साथ में प्लस में हम क्या नंबर रखेंगे, 0 हो जाए तो हमको रखना पड़ेगा +8, ठीक है ना। -8 के साथ में हम क्या नंबर रखेंगे, 0 हो जाए तो n कैसा होना चाहिए, +8। ठीक। अब -1 उसमें ऑलरेडी एक है, ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी बाहर -1 है, तो ये भी कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है ना। तो n की वैल्यू कैसी हो जाएगी, n की वैल्यू होगी नेगेटिव, ठीक है ना, n की वैल्यू होगी निगेटिव, और साथ में क्या होगी, इवन नंबर। n क्या है, निगेटिव इवन नंबर, राइट, निगेटिव इवन नंबर। अब देखो, एनी इवन नंबर तो नहीं आ सकता, हाँ, एनी निगेटिव इंटीजर आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे निगेटिव इंटीजर आ सकता है, इस सब में शायद आई थिंक कुछ ना कुछ मिसिंग है। मैं एक बार इसको चेक करती हूँ, उसके बाद इसको वापस से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन एट्थ वाला में क्या दिया हुआ है, एट्थ सम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5, राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 और √5 के बीच का रैशनल नंबर हमें निकालना है। तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, राइट, ठीक है ना, 1.73 यही होती है, ठीक है। √5, अब √5 देखो, टू टू से बड़ा है √5, ठीक है ना, टू से बड़ा है, तो ये तो आप देखो, अब इसमें ना पहली वाली तो वैल्यू नहीं हो सकती, राइट, ये पहली वाली वैल्यू जो है ये तो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि 1.73 से ये छोटी वैल्यू है, राइट, इसलिए पहली वैल्यू नहीं आएगी। दूसरी का चांस है कि हो सकता है, तीसरी नहीं हो सकती, ठीक है, फोर्थ का चांस है कि ये भी हो सकती है, मे बी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व कैसे करें भाई, कैसे सॉल्व किया जाएगा बताओ। √3 की वैल्यू तो हमको पता है 1.732 हो जाती है, ठीक है ना। अब √5, अब या तो तुम √5 की वैल्यू निकालो पहले, सॉल्व करो, 2 पॉइंट समथिंग आएगी, चेक करो कितनी आ रही है, ठीक है, और चेक करके बताओ कि भाई इसके अंदर लाई करेगी या नहीं करेगी, ठीक, चेक करो, ठीक है। तो 2.3, या एक और तरीका है, 2.3 × 2.3 कर लो, ठीक है, 23 × 23 कर लो, ठीक। अब जब 23 × 23 करोगे तो आंसर आ जाएगा, 23 3 जा कितना होता है, 69, 9 कैरी हो गया 6, 23 2 जा कितना होता है, 46, 46 और 6 कितना हुआ, 46 और 6 52, 5.2, ठीक है ना, मतलब 5 के बाहर निकल गया, ये भी नहीं हो सकता, क्या बचा, केवल 1.8, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका आंसर, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक अभी ये सबको क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक, हो जाएगा ना ये, ठीक है। देन देखो, मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, स्पेशली तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, अगर चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इनका स्क्रीनशॉट लो, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर इनमें कोई भी डाउट आता है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ कि मैम हमें ये वाला सम नहीं आ रहा, इस सम में हमको प्रॉब्लम है, मैं वो सम आपको एक्सप्लेन करूंगी। पर ये सारे के सारे एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चंस हैं, स्पेशली सम नंबर 7, सम नंबर 8, सम नंबर 9, ये जरूर कर लेना, ठीक है ना, इस टाइप के सम आते हैं तो इनको जरूर कर लेना। सम नंबर 6 देखो, टू नंबर आर इन रेशियो 2:3, तो एक को ले लो 2x, एक को ले लो 3x, ठीक है, एंड देयर एलसीएम इज 180। अब एलसीएम है 180, इनका कॉमन नंबर क्या आ रहा है, x, तो एचसीएफ कितना होगा इसका, x, एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका, x हो जाएगा ना, ठीक। तो टू नंबर आर इन रेशियो 2:3, 2x 3x ले लिया, देयर एलसीएम हो गया 180। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, एचसीएफ कितना होगा, x, ठीक, सॉल्व करो, x की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 12 16 24 लीव्स रिमाइंडर 7। तो क्या करो, जहां लीस्ट टाइप का वर्ड दिख रहा है वहां एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालो +7 कर दो, एलसीएम निकालो +7 कर दो, ठीक है। तो अब एलसीएम जो होगा 12 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 3, 16 से भी डिवाइड होगा, रिमाइंडर 7, 16 से भी डिवाइडर होगा,
रिमाइंडर 7, 24 से भी डिवाइड होगा और रिमाइंडर 7। तो 12, 16 और 24 इनके निकालो एलसीएम और प्लस कर दो 7। ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ मेरे ख्याल से अभी तुम लोग इसको ट्राई करो। सम नंबर 1 to 9 है। ठीक, अगर एक बार चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सम नंबर 1 to सम नंबर 10, सॉरी 9, स्क्रीनशॉट लो, सॉल्व करो। कोई भी डाउट आता है, कोई भी इशू है, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ। जो सब नहीं आ रहा है मुझे लिख के बताओ, आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। प्रिपेयर बहुत अच्छे से करो, एक एक चैप्टर करो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स इजी है, पेपर इजी ही आएगा, बहुत अच्छा पेपर होगा तुम लोगों का। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करो। डाउट्स बताने के लिए श्रद्धा मैम अवेलेबल है। ओके बच्चों, बाय बाय।